अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा टॉपिक जो है वो कॉमन मिस्टेक्स के हवाले से है, जो मोस्टली स्टूडेंट्स राइटिंग में करते हैं ना। उस हवाले से हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम इन मिस्टेक्स को देख लेते हैं, इन मिस्टेक्स को एनालाइज कर लें, तो राइटिंग हमारे लिए और भी आसान हो जाएगी ना। उसमें जब हम राइटिंग करते हैं, पैराग्राफ राइटिंग करते हैं या ऐसे राइटिंग हम करते हैं, तो उसमें फिर हमसे मिस्टेक्स नहीं होंगे। अगर हमें ऑलरेडी मिस्टेक्स का पता है, जो कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट कमिट करते हैं, तो कॉमन मिस्टेक्स मैंने यहाँ पर कुछ हाईलाइट किए हैं। इसको आप, इन मिस्टेक्स को आप नोट कर लें। क्या राइटिंग में कहीं आपकी ये वीकनेस तो नहीं है? क्या आपको ये सारी चीजें पता है? क्या आप राइटिंग में इन मिस्टेक्स को बिल्कुल कमिट नहीं कर रहे? तो ये चीजें जो हैं, अगर ये चीजें आपकी क्लियर हैं, फिर तो आपकी राइटिंग बड़ी बेहतर होगी, आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी ना। अगर इनमें इशू है, फिर वो इशू राइटिंग में भी गलतियां हो सकती है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमारे पास टोटल सेंटेंसेस जो हैं वो 9 सेंटेंसेस हैं। 9 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, अपडेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव। सो ये वाले सेंटेंसेस भी इस्तेमाल हो जाते हैं राइटिंग में ना। कहीं कहीं भी ये जरूरत हो तो आपको ये सेंटेंसेस पता होनी चाहिए। उस किस्म के इमोशंस का इजहार आप कर सकें ना। उसके बाद ये काइंड ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ये सिंपल सेंटेंस तो हम बना लेते हैं, लेकिन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इनके रूल्स पता होने चाहिए। किस तरह से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है, और किस तरह से हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिटेल इन सेंटेंसेस का हमें पता होना ज़रूरी है। वरना अगर सेंटेंसेस का हमें सही नॉलेज ना हो, तो यहाँ से भी हम मिस्टेक्स हमसे हो सकती हैं राइटिंग में, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इनके ऊपर आप काम करें तो आपकी ये मिस्टेक उधर नहीं होगी। उसके बाद दूसरी मिस्टेक जो मैंने नोट की है, वो पैराग्राफ स्ट्रक्चर के हवाले से है। ये अक्सर लोग इस पैराग्राफ स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते। पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होता है, हर पैराग्राफ का अपना स्टार्ट, पहला पहला जो जुमला होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है। फिर उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल होती है। फिर आखिर में कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, ठीक है। पैराग्राफ जब हम ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, पैराग्राफ की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। 15-16 लाइनों को अगर आप पैराग्राफ लिखते हैं तो वो इक्वल लेंथ होना चाहिए। इंडेंट स्पेस देना चाहिए। पैराग्राफ जब लिखते हैं थोड़ी सी जगह आपने छोड़नी है पहली लाइन की। फिर सो ये उसके कुछ मेन रूल्स हैं पैराग्राफ राइटिंग के ना। तो इसको अपने फॉलो करना है, पैराग्राफ स्ट्रक्चर आपने सीखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो मैंने पॉइंट नोट किया है राइटिंग में जो मिस्टेक है, वो ये है कि जनरल राइटिंग एक्सेप्टेबल नहीं है ऐसे राइटिंग में। जब आप ऐसे लिखते हैं या कोई भी राइटिंग करते हैं, तो वो राइटिंग रिसर्च बेस होनी चाहिए। या आपने किताबें पढ़ी हो, किताबों से आपने कुछ डेटा कलेक्ट किया है, या किसी पर्सनालिटीज के कुछ कोटेशन रेफरेंसेस आपको मिले हैं, थिंक टैंक से आपको मिले हैं, रिपोर्ट्स आपको मिले हैं, या कोई भी फैक्ट्स फिगर आपको मिले हैं न्यूज़पेपर से। तो जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं, जितने भी आपके, आप आर्गुमेंट्स बेस्ड अगर आपकी डिस्कशन है, अगर आपकी डिबेट है, तो वो एक्सेप्टेबल भी है। और वैसे जनरली अगर आप डिस्कशन करते हैं तो वो चीज़ फिर एक्सेप्टेबल नहीं होती, कि जनरल तो कोई भी बात कर सकते हैं, आप कौन सी प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं, तो वो जरूरी है, ठीक है। तो ये भी आपने राइटिंग में ये चीज लानी है। थर्ड, ये फोर्थ नंबर चीज जो है, कुछ स्टूडेंट को डिस्कोर्स मार्कर तो बिल्कुल राइटिंग में वो यूज करते नहीं है, अगर करते भी है तो वो गलत करते हैं। तो ट्रांजिशन भी इसको करते हैं, ट्रांजिशन मार्कर्स, कनेक्टर्स या डिस्कोर्स मार्कर्स भी इनको कहते हैं। ये जितने भी वर्ड्स हैं, फर्दर मोर, फर्दर, देयर फॉर, मोर ओवर या हाउ एवर, हाउ एवर, ठीक है। अब ये फर्दर मोर या मोर ओवर, ये जो ये फर्दर मोर है, मोर ओवर, ये एडिशन के लिए यूज होते हैं। देयर फोर कंक्लूजन के लिए यूज होता है। हाउएवर बिल्कुल एक अपोजिट मुख्तलिफ आइडिया इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ नंबर देख लें। अच्छा, मतलब कि ये कनेक्टर्स आपने सीखने हैं फोर्थ नंबर के ऊपर। ये फिफ्थ नंबर अगर आप देख लें, फिफ्थ नंबर में जो मिस्टेक स्टूडेंट कमेंट करते हैं वो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। देखिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स का मैंने खुद भी बहुत सामना किया है। असल में स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती हैं वो तो एक प्रोनाउंसिएशन की वजह से होती है। हमारी लैंग्वेज,
हम वर्ड को सही प्रोनाउंस नहीं कर दे तो इसलिए गलती हो जाती है। लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक्स को सही करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप मैक्सिमम रीडिंग करें, रीडिंग के दौरान स्पेलिंग को चेक कर लिया करें कि कौन कौन से वर्ड की क्या क्या स्पेलिंग्स हैं, ठीक है। ये काम आप करें और फिर राइटिंग करें और इस राइटिंग को चेक करवाएं। दूसरा बंदा जब आपकी राइटिंग चेक करेगा तो स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली फिर खत्म हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन रीडिंग जरूरी है। और इसके अलावा एक ये तरीका भी है कि फॉर एग्जांपल आपसे जो जो जिन वर्ड्स में आप मिस्टेक कर रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक जिन वर्ड्स में आप कमिट कर रहे हैं, तो उन स्पेलिंग मिस्टेक को आप नोट करें। रजिस्टर किसी पेज के ऊपर आप लिखते जाएं कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। ये ये कोई 30-40 वर्ड्स होते हैं या 20-25 वर्ड्स होते हैं जो आपको बार बार तंग कर रहे होते हैं। बाकी मिस्टेक्स नहीं होती, वो आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी जब आप उनको अलग से नोट करेंगे और उसको बार बार लिखेंगे, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल क्राइसिस, ये भी कुछ एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल क्राइसिस, क्राइसिस इसकी भी लोग मिस्टेक करते हैं। क्राइसिस सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ये ये वर्ब है, ये नाउन है। एक अमेरिकन स्पेलिंग है, ब्रिटिश स्पेलिंग है फेवरेट की। तो ये किस किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक अपने अवॉइड करनी है। अच्छा, 6 नंबर के ऊपर जो मैंने नोट किया है, वो स्टूडेंट गलती सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से करते हैं। वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ ना कि, फॉर एग्जाम्पल एक और मिसाल मैं दे देता हूँ ना, कि ही इज पावरफुल। अब ही के साथ इज आता है ना। ही इज पावरफुल। अगर मैं कहता हूं कि ही वर पावरफुल, अब ये जुमला गलत है। अब ही के साथ वर कहाँ आता है? फॉर एग्जाम्पल ये भी आप देख लें, एवरी वन के साथ इज आता है, एवरी वन इज रिस्पॉन्सिबल। ये सब्जेक्ट और वर्ब ये एक दूसरे के साथ एग्री करते हो, मुताबिकत इनका होना चाहिए, ठीक है, ये मिस्टेक ना हो। एवरी वन वर रिस्पॉन्सिबल, तो ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग। इस किस्म का आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, एक और मिस्टेक ये भी है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से मोस्टली हम सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे पास जितने भी हैं, फॉर एग्जाम्पल बट, या ये इसका फार्मूला है, फॉर एग्जाम्पल फैन बॉयज है ना। हाँ, ये एफ मतलब फॉर, एंड, नार, बट, आर, येट, सो। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं मतलब इनसे आप जुमला स्टार्ट ना करें, एक ये रूल है। अच्छा, 8 नंबर के ऊपर जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक करते हैं पंक्चुएशन के हवाले से, ठीक है। यकीन करें, पंक्चुएशन स्टूडेंट को बड़ा तंग करते हैं, खासकर कॉलन और सेमी कॉलन तो इतना तंग करते हैं। सेमी कॉलन और कॉलन की अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो इससे बेहतर यह है कि आप इसको बिल्कुल लिखो भी मत। सेंटेंस राइटिंग में इसको इस्तेमाल न करें अगर आप बार बार इसको गलती कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने पंक्चुएशन सीखनी है ना, तो सिर्फ 3 पंक्चुएशन आप सीख लें, आपकी पंक्चुएशन सारी क्लियर हो जाएंगी। 3 पंक्चुएशन, कॉलन, सेमी कॉलन। कॉलन के 3-4 इस्तेमालात हैं, सेमी कॉलन के भी 3-4 यूजेजेस हैं, ठीक है। और कॉमा जो है, इसके 25 इस्तेमालात हैं, यूजेजेस आप कह सकते हैं, ठीक है। और सिंगल और इन्वर्टेड कॉमा जो हैं, ये भी हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये इसको भी आप देख लें। ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में हम एग्जैक्ट कोटेशन यूज करते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते। सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में हम खुद से कुछ ना कुछ राइटिंग कर सकते हैं उसमें, उसका किसी कोड का हम रिफ्रेश कर सकते हैं, किसी कोड को, ठीक है। 9 नंबर रूल जो है, हाँ, राइटिंग जो है ना, हैंड राइटिंग वो बड़ी मैटर करती है। इसके अलग से कुछ मार्क्स मेंशन नहीं होते, लेकिन हकीकत है कि हैंडराइटिंग जो अगर किसी की खूबसूरत है ना, तो आप अपनी हैंडराइटिंग के थ्रू भी किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं इजीली। अपनी हैंडराइटिंग के थ्रू भी आप इम्प्रेस कर सकते हैं। आप राइटिंग स्टाइल आपका एक होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपने एक ख्याल करना है कि वर्डों के बीच में, वर्ड्स के बीच में स्पेस आपका इक्वल रहना चाहिए, लेटर्स के बीच में स्पेस इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। तो ये वर्ड्स के बीच में स्पेस, लेटर के बीच में स्पेस, सही लाइनिंग और खूबसूरत हैंडराइटिंग, जितने आप खूबसूरत लिख सकते हैं, एक स्टाइल आपने अपनाना है। कोई सीधी राइटिंग करते हैं फिर तिरछी कर देते हैं, फिर इस साइड के ऊपर लिखते हैं, तो इस तरह नहीं, या सीधी लिखें या इस तरफ, या राइट साइड के ऊपर आप टर्न करते हैं या उस तरफ टर्न करते हैं, तो एक 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 स्टाइल होना चाहिए, ठीक है। 10 नंबर के ऊपर जो रूल है,
वो फॉर्मल टून आपने इस्तेमाल करनी है। जो हम वैसे दोस्तों के बीच में बैठकर जो हम गपशप में कोई ज्यादा नेगेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर लेते हैं या इनफॉर्मल टून, तो उस किस्म की टून अपने इस्तेमाल नहीं करनी है, ठीक है। तो आप एक लॉजिकल बात आप करें और सही सॉलिड आर्गुमेंट्स दें, ठीक है। और ये इसके अलावा 11 नंबर रूल आप देख लें। अच्छा, वर्ड्स, हाँ, वर्ड्स ब्रेकिंग का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर लाइन खत्म हो रही है ना, हम ऐसा करते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर लाइन खत्म हो रही है, साइड के ऊपर चेक करें, हम आधा वर्ड यहाँ पर लिख लेते हैं, आधा वर्ड अगली लाइन से शुरू कर लेते हैं। तो ऐसा न करें। अगर वर्ड पूरी की जगह नहीं हो रही ना, तो उस जगह को छोड़ दें, वो पूरा वर्ड ही नीचे ले आओ, वर्ड को ब्रेक न करें। दूसरा जो है, डिजिट्स में उसको आप न लिखें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं ना, ये फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं 25, तो 25 की बजाय आप 1 मिनट, तो 25 के बजाय ये आपने इस तरह इंग्लिश में लिखना है, बजाय इस तरह के डिजिट्स में लिखने के आपको ऐसा ही लिखना चाहिए, ठीक है, 25। और बाकी इसके अलावा, अच्छा, वर्ड्स अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक इस्तेमाल करने हैं। कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हर राइटिंग से रेलेवेंट वर्ड्स हों, बिल्कुल ऐसे वर्ड ना हो जो जहां पर लगते भी ना हो, ठीक है। 12 नंबर रूल देख लें। 12 नंबर रूल में आपने कौन सी गलती नहीं करनी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आपने सिर्फ थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। आई, वी और यू का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना राइटिंग में। ये मैं सीएसएस और पीएमएस की मैं बात कर रहा हूँ। सीएसएस में तो किसी भी पेपर में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन अलाउ नहीं होता, चाहे वो ऐसे का पेपर हो, प्रेस का पेपर हो, किसी भी पेपर में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन अलाउ नहीं होता, ठीक है। एक और रूल ये है कि आप आर्टिकल का सही इस्तेमाल करें। डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल जो है इनको आप सही इस्तेमाल करें। इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। फिर इसके बाद एक मॉडल वर्ब्स का टॉपिक है। अगर आप मॉडल वर्ब्स आपको नहीं आते, तो आप कैसे एक अपने आइडिया को कैसे अच्छी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसके साथ वो दूसरे जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनका आपको मालूमात नहीं है, तो फिर आप कैसे करेंगे? कंडीशनल सेंटेंसेस भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी मॉडल वर्ब यूज होते हैं। सो वो भी आप कवर करें, और मॉडल वर्ब्स का भी आपको इल्म होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का भी इस्तेमाल है। मोस्टली राइटिंग जो है वो एक्टिव वॉइस में करनी चाहिए। और इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का राइटिंग में इस्तेमाल है, ये आपको आना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का भी रूल है, ये इसके रूल का आपको पता होना चाहिए। और आपको रिपोर्टिंग वर्ब्स आपको बहुत सारे आने चाहिए। फॉर एग्जांपल, ही आर्ग्यूज, ही हाईलाइट्स, ही डिमॉन्स्ट्रेट, ही आस्क्स, ठीक है। इसके अलावा एक्सप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए, सही चॉइस ऑफ वोकेबलरी हो, और एक बड़े अच्छे अंदाज में अपने आइडियाज को पेश किया हो ना। इसके अलावा लॉजिकल सीक्वेंस जो है, ये ज्यादातर रीडिंग के थ्रू ये चीज अचीव हो जाती है ना। तो ये चीज इजीली आप गेन कर सकते हैं। सो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट बार बार कमिट करते हैं। सो ये आप देख लें। 1 मिनट, हाँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है, फिर आर्गुमेंट्स देने के हवाले से ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करना, पंक्चुएशंस हैं, हैंडराइटिंग आपकी खूबसूरत होनी चाहिए, फॉर्मल टून आपने यूज करना है, ब्रेकिंग वर्ड्स या डिजिट्स में नहीं लिखना, उसको सही कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक वोकैबुलरी यूज करनी है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की जान छोड़ देनी है, उनको इस्तेमाल नहीं करना। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ थर्ड पर्सन पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। आर्टिकल्स, डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स को अपने सही इस्तेमाल करना है। मॉडल वर्ब्स और कंडीशनल सेंटेंसेस, वो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस भी हैं, वो भी आपको आने चाहिए। अगर आपको नहीं आते तो आप फिर भी आप राइटिंग में मिस्टेक करेंगे। तो कंडीशनल सेंटेंसेस आपको आने चाहिए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको आने चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपको आने चाहिए। टेंसेस भी, डेफिनेटली टेंसेस, वो तो उसको तो आप इग्नोर कर नहीं सकते, टेंसेस भी आपको आने चाहिए। तो एक्सप्रेशन, ये तो रीडिंग से डेवलप हो जाता है। लॉजिकल सीक्वेंस, ये भी प्रैक्टिस और रीडिंग के थ्रू ये चीज गेन हो जाती है ना। सो इसमें अगर आपको मुश्किल चीजें लगती हैं कि कवर करने के हवाले से, तो इनके आप ग्रामर की क्लासेस भी ले सकते हैं। अगर आपके लिए कुछ टॉपिक्स इनमें से मुश्किल हैं, किसी टीचर से भी पढ़ सकते हैं। रन एंड मार्टन की बुक है,
हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर की बुक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मार्केट में किताबें हैं, तो उनको भी आप ले सकते हैं। सो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, इनको अगर आप राइटिंग में अगर आप नहीं कमिट करते, अगर आप आपकी राइटिंग में ये वाली मिस्टेक्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी राइटिंग बड़ी अच्छी है, वो एक्सेप्टेबल है, उसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। सो बाकी जो भी क्वेश्चन है, जो भी वीडियो रिक्वायर है किसी टॉपिक के हवाले से, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू।